तो आज के सेशन में हमें पढ़ना है नाटो के बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन जो इस समय काफ़ी चर्चा में है, और वैसे ही इसका निर्माण जो हुआ था वो अप्रैल 1949 पे हुआ था, लेकिन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। प्रासंगिक है या नहीं है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज नाटो के कारण ही पूरा विश्व जो है देखा जाए तो अस्थिरता के माहौल की ओर भी जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी पूरा विश्व मुड़ चुका है, ये भी कहा जा सकता है। तो नाटो के बारे में एक बार मैं सारी चीज़ें, कितने देश इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसका क्या महत्व है, क्यों इसको सृजित किया गया, क्या आवश्यकता पड़ी, और नाटो के साथ साथ एक और जो है एक ऐसे ही एक संधि बनाई गई थी। नाटो देखिए एक संधि है, किनकी संधि है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के तौर पे इसको बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही एक संधि बनाई गई थी यूएसएसआर के द्वारा। जो सदस्य देश थे यूएसएसआर के, वारसा संधि बोलते हैं उसे, वारसा पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1955 में वो संधि की गई थी, वारसा संधि, और उसमें जो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक से जुड़े हुए जो दो आपके उत्तरी अमेरिकी देश थे, अमेरिका और कनाडा, ये दोनों को जोड़ दें तो उनके खिलाफ पूर्वी यूरोप को साथ में जोड़ करके बनाई गई थी वारसा संधि। उसके बारे में मैं बताऊंगा। वारसा संधि तो समाप्त हो गई, लेकिन नाटो आज भी जिंदा है और आज भी जो है पूरी दुनिया को एक तरीके से कह सकते हैं कि अस्थिरता की ओर अमेरिका के नेतृत्व में ले जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस कथन को हम झुठला नहीं सकते हैं। चलिए एक बार हम नाटो को समझेंगे, साथ में रसिया यूक्रेन विवाद जो अभी चल रहा है, इसकी मूल जड़ है, उसको भी थोड़ा सा बाद में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है। हाँ इसके बाद चर्चा करेंगे उसकी। उत्तरी अटलांटिक द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए। 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी दो घटनाएं हुई, अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का प्रयोग किया गया। 15 अगस्त 1945 को जापान के द्वारा समर्पण कर दिया गया, और इसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध देखा जाए पूरी तरीके से समाप्त हो गया। पूरे विश्व में तनाव की स्थिति और भय की स्थिति आ गई। तनाव और भय क्यों? क्योंकि विचारधारात्मक तौर पे पूरा विश्व दो धड़ों में बंटना प्रारंभ हो गया। एक धड़े का लीडर निकल के आया अमेरिका, दूसरे धड़े का लीडर आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ के साथ बहुत सारे देश जाकर के मिलते गए, और बहुत सारे देश जाके मिलते गए अमेरिका के साथ। अब अमेरिका को यह लग रहा था कि सोवियत संघ अपना विस्तार कर लेगा, और सोवियत संघ को लग रहा था कि अमेरिका के नेतृत्व की जो पूंजीवादी विचारधारा वाले देश हैं इनका विस्तार हो जाएगा। इस कारण से इनके द्वारा सैन्य संगठन संधियां बनाई जाने लगी, प्रारंभ की जाने लगी, जिनमें से एक संधि थी आपकी नाटो। ये सबसे खतरनाक संधि कह सकते हैं आप, इससे खतरनाक संधि कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि आज भी ये संधि है। वैसे अब यूएसएसआर समाप्त होते ही इसका भी खत्म कर देना चाहिए, बट पता नहीं क्यों बना के रखा गया है। तो इस संधि को समझने का प्रयास करते हैं। एक तरीके से ये नाटो जो है आपका, इसमें अभी 30 मेंबर है हाल फिलहाल में, इसके मेंबरों का विस्तार भी किया जा सकता है, ठीक है, पॉसिबल है, संभव है। नाटो में एक तरीके से ये सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के तहत काम करता है। सामूहिक सुरक्षा प्रणाली का मतलब क्या होता है? यदि एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के सिद्धांत पे काम करना। तो सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के तहत ये काम करता है, और इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स आपका बेल्जियम में है, वहां पर अवस्थित है। इसमें आपका 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं, जिसमें लीडिंग तो एक ही कर रहा है, अमेरिका है मेन लीडर इस पूरे उसका, बाकी कनाडा है, बाकी यूरोपीय देश हैं, और यूरेशियन देश भी इसमें अवस्थित है। लोग 28 देश हैं जो यूरोपीय देश इसमें अवस्थित है।
तो अभी जैसे कि यूक्रेन वाला मैटर था कि यूक्रेन भी नाटो का भागीदार देश है, यानी आने वाले समय पे यूक्रेन भी इसका सदस्य बनना चाहता था। रसिया बार बार इसका विरोध कर रहा था कि यूक्रेन इसकी सदस्यता हासिल ना करे, क्योंकि उसको भय था कि नाटो, क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल उससे बॉर्डर सीमा साझा होती है, डर किसी को भी लगेगा कि कल के दिन यदि यूक्रेन और रसिया के बीच में कोई भी विवाद होता है तो फिर पूरे के पूरे 31 देश जो मिल करके, है ना, 31 मतलब यूक्रेन सहित बोल रहा हूं मैं, 31 के 31 देश उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो ऐसे में इस कारण से उसने इसका विरोध किया। अमेरिका ने माना नहीं। अमेरिका से बोला कि ये चीज़ आप हमें पुख्ता करके दो कि आप यूक्रेन को मिलाओगे नहीं। अमेरिका ने इस बात की बात सुनिश्चित नहीं की और उसी के एवज में पूरा का पूरा युद्ध प्रारंभ हुआ था। इससे पहले भी 2014 में क्रीमिया विवाद भी था और कई भी मैटर थे। तो यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, अभी भी बनना चाहता, अभी भी इतने लंबे अंतराल के बाद चूंकि युद्ध हो गया, अभी भी नाटो की हठधर्मिता उसने खत्म नहीं की, इसी कारण से युद्ध भी अभी चल रहा है। तो नाटो और यूक्रेन के साथ रूस का मुद्दा, ये जो अभी हाल फिलहाल में गहमा गहमी में है, ये आपका, इसको आप देख सकते हैं इस रूप में, ठीक है। तो जब नाटो बना तो इसी के जवाब में, नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने कहा कि भाई इन्होंने तो एक सामूहिक सुरक्षा तंत्र विकसित कर लिया, यानी कि इसके साथ के जितने भी देश हैं, यदि आपस में इनमें कोई भी बात होती है तो ये एक साथ आके खड़े हो जाएंगे। तो उसने भी अपने सभी सदस्य देशों से कहा कि, क्योंकि देखिए सोवियत संघ एक महासंघ था जिसमें संप्रभुता थी, वो इंडिपेंडेंट जो राज्य थे उन्हीं पे वो कभी भी टूट सकता था, कभी भी राज्य अलग हो सकते थे। 15 देशों का महासंघ बना था जिसका लीडर यदि देखें तो उस समय रसिया ही था, रूस ही था उस टाइम पे, है ना। और उनके द्वारा भी ये किया गया कि एक संधि की गई आपस में, और उस संधि के तहत ये प्लान किया गया कि हम भी जो है एक सामूहिक सुरक्षा का तंत्र जो है विकसित करेंगे साथ में। तो सामूहिक सुरक्षा तंत्र के तौर पे वार्सा संधि की गई 1955 में, ठीक है। और 1955 में जितने भी पूर्वी यूरोपीय देश हैं, खासकर जर्मनी को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। जर्मनी में बर्लिन जो उसकी राजधानी है, बर्लिन की दीवार खींची गई, और जर्मनी, पूर्वी जर्मनी जो था वो सोवियत संघ के प्रभाव में था, पश्चिमी जर्मनी जो था वो पूरा आपका नाटो या कहें जो आपका अमेरिका का गुट था, पूंजीवादी देशों का गुट था, उनके साथ जुड़ गया। तो जर्मनी को 20 से 2 भागों से बांट दिया गया। 1990 में बर्लिन की दीवार बाद में गिराई गई, और जब यूएसएसआर का पतन हुआ उस टाइम तक की बात है। तो अपने आप में आप देखेंगे कि पूरे विश्व को एक तरीके से हिला के रख दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब नाटो को लेकर के क्या क्या स्थिति है, कैसे संगठन काम करता है, कौन फंडिंग करता है इसको, क्या इनकी कोई साझा सेना है। तो देखिए इसको लेकर मैं सिंपल सा आपको एक चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी देश है, मान लीजिए कोई भी देश जो नाटो का सदस्य है, उनके ऊपर यदि हमला होता है, नाटो की कोई ऐसी नहीं है कि परमानेंट सेना हो, नाटो की कोई अलग सेना नहीं है, बट यदि किसी देश का दूसरे देश पर हमला होता है, वो नाटो का सदस्य देश है यदि, तो इसका जवाब जो देंगे वो नाटो, सभी नाटो देश देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखो सबकी सेना का स्तर भी अलग अलग होगा। अमेरिका की सेना है उसके पास, है ना, या फिर अदर जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी, उनकी भी सेना अलग अलग है। जैसे कुछ छोटे छोटे राष्ट्र भी जुड़े हुए हैं इनके साथ, जिनकी बहुत ज़्यादा पावर नहीं है पर वो भी साथ में जुड़ गए, जैसे अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है ना। ये बहुत कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास कोई परमानेंट सेना नहीं है ना। कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक गणराज्य है। तो ऐसे देशों में क्या है कि अपने हिसाब से, अपने अनुपात के हिसाब से नाटो में वो अपनी फौज भेज सकते हैं, ठीक है, जो उन्हें लगेगा उस हिसाब से। तो एक कार्यप्रणाली इन्होंने ऐसे विकसित कर रखी है, लेकिन आएंगे सब साथ ही, प्रक्रिया सब साथ ही करेंगे। ये नाटो में सामूहिक संगठन को लेकर, जब इराक पे हमला हुआ था, आपको पता हो, खाड़ी युद्ध जब 1990 में छिड़ा सद्दाम हुसैन के खिलाफ, तब जो है सारे नाटो देश, 28 नाटो देश थे, सब एक साथ आकर के लड़े। तो कहने का मतलब ये है कि नाटो एक तरीके से पूरे विश्व के लिए अभी भी एक भय का माहौल है, एक गुट है, एक ऐसा गुट जो संप्रभु देशों की, मतलब संप्रभुता को तो चुनौती दे ही रहा है। खुद सोचिए, एक तरफ 30 लोग खड़े हैं, 30 देशों की सेना खड़ी है। अब समझिए जो सीमाई राज्य, मान लीजिए कोई एक देश है जिसकी सीमा दूसरे देश से साझा हो रही है, एक नाटो का सदस्य है, दूसरा नहीं है, तो उसके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं।
यही डर रसिया को था, क्योंकि रसिया अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है और विचारधारात्मक तौर पे पूंजीवादी देश या नाटो देशों से अलग रहा है, तो कभी भी नहीं चाहेगा। और जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है 1991 से, तब से नाटो का लगातार विस्तार हो रहा है। सोवियत संघ के ही बहुत सारे देश जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, अब नाटो का हिस्सा बन चुके हैं, है ना। तो लगातार जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गुटबंदी पहले वार्सा पैक्ट के साथ थी, अब वो नाटो के साथ आ चुके हैं, क्योंकि उनको एक तो डर है, भय है। किनसे डर है? इन्हीं पूंजीवादी देशों से। तो इनके उन्होंने कहा कि या तो हमारे साथ आ जाओ, और अल्टीमेट वो पहुंच गए। ठीक है, तो एक एक करके इसको समझते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा परिभाषा और इसको पूरे ग्रुप के बारे में लिख लो। नाटो क्या है, पहले इसको स्पष्ट कर लो, हेडिंग डाल लीजिए नाटो की परिभाषा। परिभाषा, फिर उद्देश्य, फिर इसके बाद सदस्य देश कौन कौन से हैं, फिर इसकी कार्यप्रणाली, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लिखिए, नाटो एक सैन्य गठबंधन है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसे 1949 में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था। नाटो का गठन काफी हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, नाटो का गठन काफी हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। सोवियत संघ से खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी पूर्वी यूरोप के देशों के गठबंधन से 1955 में वार्सा संधि की थी। ठीक है, इसमें वार्सा संधि में आपका सोवियत संघ था, पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी सम्मिलित था, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, रोमानिया था, बुल्गारिया था। ये मतलब मेन इनका काम यही था कि नाटो में शामिल देशों, जितने भी नाटो में शामिल देश हैं, उनसे मुकाबला करना यदि किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति बनती है। क्योंकि देखो, कोल्ड वार कुछ नहीं है। शीत युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध नहीं है। शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं है, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति है। बस ये समझ लीजिए, कोई युद्ध ना होकर के युद्ध की आशंका वाली स्थिति है। उस स्थिति में एक तनाव भरा कह सकते माहौल है, एक प्रतिस्पर्धा का माहौल है। हाँ, कह सकते हैं कि एक इनडायरेक्ट, कोई लड़ाई नहीं है, ये इनडायरेक्ट भी नहीं है, एक प्रतिस्पर्धा है, आपस में एक भय है। कई बार होता है ना कि हम लड़ते तो नहीं, लेकिन एक दूसरे से आतंकित रहते हैं। तो एक आतंक का माहौल है, एक डर का माहौल है, एक भय का माहौल है। जैसे कोरोना में क्या हुआ लोगों के साथ, यदि पड़ोस में एक निकल आया कोई तो सब डर गए, यही हुआ। यदि आपके पहले शुरुआत में आप याद करिए, जब कोविड का पहला वेव था, शुरुआत में यदि पड़ोस में कोई एक निकल आता था, पूरा मोहल्ला सील हो रहा था, तो बाकी सब डरे पड़े हैं कि यार कोविड का केस आ गया यहाँ पे। ना कोई घर से निकल रहा, सब सैनिटाइजर लेके अब सब भूल गए फिर से लोग, है ना, डबल मास्क, ट्रिपल मास्क की, देखो केस आ गया, ये हो गया, ये ऐसा हो गया। ये क्या था? आपको कोविड नहीं है, पर आप कोविड के माहौल से क्या हो गए? टीवी में भी 3 बार बता रहे, जिसको देखो वही सैनिटाइज करवा रहा है। तो वो क्या हुआ? एक भय का माहौल बन गया। समझ रहे हैं ना? जिसको देखो वही यही बात कर रहा है। तो ऐसे ही युद्ध नहीं हो रहा, पर युद्ध जैसा माहौल बन रहा है। समझ रहे हैं? कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है, उसको लग रहा है ये किए ले रहा है,
है ना। वो परमाणु बम बना रहा है तो उसको लग रहा बना रहा है, देखो कुछ ना कुछ, कोई मिसाइल ले जा करके कहीं और लगा दे रहा है, कोई AK-47 बना रहा है, कोई FBI बना रहा है खुफिया एजेंसी, दूसरा वो KGB बना रहा है ना, AK-56 बना रहा है। ऐसे करके शस्त्रों की दौड़ चालू हो गई कि इसके पास एक हथियार है तो मेरे पास 2 रहें, इसके पास एक सेना में इतने सिपाही हैं तो मेरे पास इतने हो जाए। तो युद्ध नहीं है, पर युद्ध जैसी परिस्थिति है। समझ गए होंगे आप, समझ रहे हैं। युद्ध अलग चीज है, युद्ध की परिस्थिति बनी होना अलग चीज। जैसे आपको शायद याद हो जब अभी एयर स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक के दौरान की बात बता रहा हूँ, एयर स्ट्राइक हुई थी, अभिनंदन वर्धमान जब जो है उनका प्लेन क्रैश हुआ था, उस दौरान आपको लगा होगा कि यार माहौल पूरी तरीके से बन गया, अब तो किसी भी टाइम पे, वो तो दुर्भाग्य था कि प्लेन क्रैश हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, मामला शांत हो गया, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी हमला हो सकता है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आशंका नहीं, तो वो युद्ध कोल्ड वॉर में 1-2 जगह झड़प भी हुई, लेकिन वो झड़प ऐसे नहीं हुई, आमने सामने नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं चलती रहे। जैसे कोरिया में, कोरिया पूरा संकट कोल्ड वॉर की देन है, या फिर इजराइल फिलिस्तीन विवाद है पूरा का पूरा कोल्ड वॉर की देन है, ये भी कई बार इजराइल का युद्ध हुआ कई देशों के साथ, या फिर वियतनाम संकट कोल्ड वॉर की देन है, क्यूबा मिसाइल संकट कोल्ड वॉर की देन है ना, वो मिसाइल ले जाके पूरी वहीं पे लगा दे रहे हैं। तो एक क्या माहौल बना हर बार, पर वैसा युद्ध नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कोल्ड वॉर कोई युद्ध नहीं था, बल्कि तैयारी थी। जैसे ही इन्होंने नाटो बनाया तो उन्होंने वार्सा पैक्ट बना लिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे लिखे हाँ 1955 में वार्सा संधि करके एक सैन्य गठबंधन बनाया, वार्सा संधि की, या वार्सा संधि के तहत एक सैन्य गठबंधन बनाया। वार्सा 1990 में सोवियत संघ के पतन के साथ, वार्सा 1990 में सोवियत संघ के पतन के साथ भंग हो गया, और वार्सा संधि के कई देश नाटो के भी सदस्य बन गए, और वार्सा संधि के कई देश नाटो के भी सदस्य बन गए। वर्तमान में नाटो गठबंधन के कुल 30 सदस्य देश हैं, नाटो गठबंधन के कुल 30 सदस्य देश हैं। तीस सदस्य देश हैं। गठबंधन के तहत सदस्य देश गठबंधन के तहत सदस्य देश किसी भी एक सदस्य देश के खिलाफ, सदस्य देश किसी भी एक सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमले की स्थिति में, सशस्त्र हमले की स्थिति में, सशस्त्र हमले की स्थिति में एक दूसरे की सहायता के लिए आने के लिए सहमत हुए हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए आने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सदस्यों के नाम लिख लो एक बार,
सदस्यों की सूची। हाँ, किस देश का? आपस में घर का मामला, घर का मामला हो गया ना, फिर तो घर का मामला हो गया ना। कैसे भी नहीं, एक नाटो देश दूसरा नाटो देश यदि आपस में कभी भिड़ते हैं तो आपस में ही निपट लेंगे वो, फिर सारे मिल गए। ठीक है, सोचते बहुत है आप लोग, चिंतनशील प्राणी, दिमाग में इतनी सारी चिंताएं रहती हैं कि आपस में ही लड़ गए तो क्या करेंगे, फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक, सदस्यों के नाम लिख लो एक बार, सारे सदस्य लिखिए। नाटो के सदस्य में, नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश तथा 28 यूरोपीय देश सम्मिलित हैं। 2 उत्तरी अमेरिकी देश तथा 28 सबसे ज्यादा पैसा लगाता है इसमें कौन? अमेरिका। 75% टोटल बजट का नाटो के अमेरिका देता है। सारा कुछ किया धरा इसी का है, क्योंकि दुनिया भर से लोहा उसे लेना है तो जुझुआ सबको देगा, इसीलिए 30 लोगों को साथ रख के कोई दिक्कत मुझे आएगी, लड़ो भाई सब लोग आगे हो जाओ, पैसे वैसे मैं सब खर्च करूँगा, फौज सबकी होगी, अकेले मेरी पर फौज नहीं होगी। इसीलिए विश्व में वो अपने आप को अभी आज के टाइम पे देखें, इसीलिए उसकी डिफेंस, और कभी भी यदि आप लोग, कई बार होता है ना, तुलना करने लग जाते हैं कि भाई चीन और यूएसए से लड़ाई हो जाएगी, इसके इतने साइन, नाटो को गिनिएगा, सब मिला के इतने देशों की फौज मिला के अमेरिका की फौज अलग है और नाटो के जितने सदस्य देश हैं। इसलिए अमेरिका तो किसी भी भिड़ने के लिए तैयार है, उसके पास तो पूरी फौज खड़ी है 30 देशों की, इसलिए दूसरा कोई भी उससे जल्दी भिड़ना ना चाहेगा और ना कोई उससे भिड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए एक बार देशों के नाम सभी के। मैं एक काम करता हूँ, सन भी लिखवाता जाता हूँ, कब कौन कौन से जुड़ते गए इसके साथ। ठीक है, साथ साथ सन लिखवाते जाए, दोनों तरफ, एक तरफ डाल दीजिए नाटो के सदस्य और दूसरी तरफ शामिल होने की तिथि, शामिल होने की तिथि। ठीक है, सबसे पहले लिखिए संयुक्त राज्य अमेरिका। कब शामिल हुआ? 1949, 1949 में। फिर इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ये भी 1949। इसके बाद है पुर्तगाल 1949, नीदरलैंड 1949, आइसलैंड, इनके पास बहुत फौज वौज नहीं है, छोटे छोटे देश हैं, शांतिप्रिय देश हैं, तो इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर ग्रुप बन ही रहा है तो हम भी चलते हैं, कल के दिन हमें दिक्कत आएगी तो, वैसे भी हमारे पास बहुत बड़ी फौज नहीं। नीदरलैंड वगैरह ये सारे देशों में इतनी ज़्यादा, हाँ, और दूसरा इतनी बड़ी कोई फौज वौज नहीं। आइसलैंड 1949, 1949 के ही बता रहा हूँ पहले। फ्रांस 1949, डेनमार्क 1949, कनाडा 1949, बेल्जियम 1949। तो ये तो बने आपके 1949 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हैं आपके ग्रीस। ग्रीस मतलब यूनान। यूनान आपका जुड़ा है 1952 में। में
इसके बाद तुर्की, टर्की भी इसके साथ जुड़ा हुआ है 1952 में। तो दो ये 1952 में जुड़े हैं। पहला कौन है आपका? पहला है ग्रीस यूनान और दूसरा आपका टर्की। इसके बाद जर्मनी 1955 में जुड़ गया। जर्मनी 1955 में। जर्मनी के बाद स्पेन 1982 में। स्पेन 1982 में। स्पेन के बाद चेक रिपब्लिक 1999 में। हंगरी 1999 में। चेक रिपब्लिक 1999, हंगरी 1999 और पोलैंड 1999। ठीक है। इसके बाद है आपके, एक साथ लिख लो चाहे, 2004 में कई सारे देश जुड़े। बुल्गारिया 2004, इस्टोनिया, ये सब सोवियत संघ के पहले हिस्सा थे। बुल्गारिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सब 2004 में जुड़े हैं ये। बुल्गारिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सारे वर्ल्ड मैप में मैंने आपको, वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, वर्ल्ड मैप पे मैंने सारे देश दिखाए हैं आप लोगों को जब पढ़ाया था। कितने हो गए 2004 में? हाँ, अभी लिख नहीं पाए? फिर से एक बार बता रहा हूँ। बुल्गारिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2009 में दो देश हैं, अल्बानिया और क्रोएशिया। अल्बानिया और क्रोएशिया ये 2009 में जुड़े। इसके बाद है मोंटेनेग्रो, 2017 में जुड़ा। मोंटेनेग्रो 2017 में। एक बार काउंट करो कितने हो गए टोटल। अभी 26 ही हुए, क्या क्या रह गए? आप कहाँ से जो बढ़ा दिए? क्या करें आशीष जी। एक लिखिए उत्तरी मैसेडोनिया 2020 में। उत्तरी मैसेडोनिया 2020 में। विचारधारात्मक, उस समय समाजवादी वर्सेस पूंजीवादी विचारधारा को लेकर के एक आपस में भय था। इसके बाद जब फाउंडर कंट्री जो टोटल थे वो 12 कंट्री थी 1949 वाली। तो 49 में कुछ लिस्ट बढ़ेगी आपकी। एक लग्जमबर्ग लिखवाया मैंने, लग्जमबर्ग डाल लीजिए। आइसलैंड लिख लिया था। इटली, लग्जमबर्ग, इटली, ये सब 1949 में फाउंडर कंट्री हैं ये। नॉर्वे, कितने हो गए? हाँ तो बस 30 ही तो हैं टोटल। काउंट करिए एक बार, हो गए? हाँ सब 1949 में ये हो गए पूरे 30 कंप्लीट।
अब एक बार सारे के सारे देश, अब याद कैसे कराएं इनको, याद अब रट लेना, पढ़ लेना एक बार, ठीक है, मानचित्र में बना लेना नाटो कंट्री, तो याद तो अब आपको ही करना है। ठीक है, एक मिनट, इसमें लिस्ट होगी। चलो कोई बात नहीं, तो अब याद आपकी जिम्मेदारी है, अपना कर लेना। ये टोटल ये 30 देश हैं। यूक्रेन और भी फिनलैंड को लेकर के भी मैटर चल रहा था, फिनलैंड भी नाटो की सदस्यता को लेकर अप्लाई कर रहा था। तो अल्टीमेट, अब इसका पर्पस लिख लो, नाटो का उद्देश्य। नाटो का उद्देश्य, देखिए नाटो का उद्देश्य उस समय तो विचारधारात्मक प्रवाह को रोकना था, और इस समय वर्चस्व बना के रखना है। दोनों में अंतर है। उस समय था कि सोवियत संघ का विस्तार ना हो, है ना, सोवियत संघ की विचारधारा का विस्तार ना हो, समाजवादी विचारधारा का विस्तार ना हो, पूंजीवादी विचारधारा को प्रोटेक्ट करने के लिए था। और आज के टाइम पे नाटो का उद्देश्य है कि जितने भी नाटो और उसके सदस्य देश हैं उनका एक वर्चस्व बना रहे। ठीक है, तो लिख लीजिए, सोवियत संघ की उपस्थिति तक, सोवियत संघ की उपस्थिति तक नाटो का मुख्य उद्देश्य, नाटो का मुख्य उद्देश्य उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करना, नाटो का मुख्य उद्देश्य उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करना, जिससे नाटो के एक सदस्य राज्य पर, नाटो के एक सदस्य राज्य पर हमले को सभी सदस्य राज्यों पर हमला माना जाता है। चल तो रहा है, नेट में इशू है क्या? नेट चल रहा है ये 5G तो है।
आ गया। कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, एक सदस्य राज्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है और यह सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए कहता है। नाटो सभी नाटो सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नाटो सभी नाटो सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब तो चल रहा है, नहीं दोबारा की आवश्यकता है। अच्छा, एंड हो गई है। इसको फिर स्टॉप करना पड़ेगा। आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। चाइना को टारगेट करके ताइवान को छोड़ रहा है, रसिया को छोड़ रहा है, उस हिसाब से इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं। पाकिस्तान के सामने रहती इतनी ज़्यादा इंडिया करनी, तो हमको लग रहा है बस एशिया को बर्बाद करने की उसकी क्योंकि छोड़ दें तो चला जाएगा, उसका क्या। जिस तरीके सरकार। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप हैं अभी तुरंत ही रातों रात अरबपति बन जाएं, तो जो आपके मोहल्ले के जो चोर होंगे, डकैत होंगे, उन्हें टेंशन तो होगी ना कि पैसे को कैसे इधर उधर किया जाए। तो कहीं पर भी कोई भी सत्ता जैसी बदलती है, मान लीजिए आपके गांव में अभी तक कोई ए व्यक्ति चुनाव जीतता था, रातों रात आप आए, बाहर से पहुंच गए, बोले अब मैं चुनाव लड़ूंगा, इतना पैसा सब कुछ लगाऊंगा, तो फिर वो आपके साथ क्या करेगा ये बताइए। ये सत्ता का खेल है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। जब वर्चस्व की लड़ाई रामायण में हुई ना, भगवान श्री राम को वनवास दिया गया 14 साल का, और 14 साल का ही क्यों दिया गया था? ताकि 14 साल में अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएं। जब वो वापस लौट के आए, ये तो भाई भरत जैसा था कि उसने राजपाट को अपनाया नहीं। 14 साल के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी में जब आपका अधिकार नहीं रह जाता, 14 साल के बाद प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो जाती है। वो लौट के भी आते 14 साल के बाद, तो भी वो राज्य उन्हें नहीं मिलता, बड़े होने के बावजूद भी। इस हिसाब से पूरा वो मांगा गया था। नहीं तो वनवास ही जाना था। यदि कैकेयी को अपने वचनों को ही पूरा करवाना था तो 1 साल के लिए भेज देते, 1 दिन का वनवास दे देते। 14 साल क्यों मांगा गया? प्लानिंग थी ना। तो सत्ता वर्चस्व की जब बात आती है ना, आज के टाइम में तो भाई भाई जमीन हो 200 बीघे की गांव में, और फिर देखिए 4 भाई आपस में भिड़े पड़े हैं। यहाँ आप एशिया यूरोप की बात कर रहे हैं। वो तो वर्चस्व की लड़ाई है। कल के दिन सुपर पावर चाइना की जगह नेपाल उठ जाए, उसको नेपाल महत्वपूर्ण लगने लग जाएगा, उसको भी। वो तो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है ना आज के टाइम पे विश्व में, हर जगह यही तो हो रहा है। अभी चुनाव होते हैं, चुनाव में आप लोग क्या देखते हैं? चुनाव में भी तो यही होता है, वर्चस्व की लड़ाई तो होती है कि मैं जीत जाऊं, वो कह रहा मैं जीत जाऊं। आप भी क्या कर रहे हो? अभी एक एग्जाम क्रैक करोगे, रात दिन पढ़ोगे, उससे ज़्यादा पढ़ोगे, उससे ज़्यादा लिखोगे,
तो आप भी तो एक एग्जाम फाइट कर रहे हो, वर्चस्व की लड़ाई वो साम दाम दंड भेद सब तरीके से लड़ी जा रही है ना। चुनाव में भी देखते हो हर तरीके से पैसा भी चलता है, सब कुछ, बाहुबल भी चलता है, सब कुछ चलता है। सिंपल सी बात समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत क्रिएट करो इस चीज को, है ना। इतना दिमाग मत लगाओ कि वो यहाँ भी आया जा रहा है वहां भी आया जा रहा है। अभी मैं बहुत सीधा साधा हूँ, है ना, यहाँ से मैं केरल जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे कोई डकैत मिल गए, अब मैं बैग कोसने लग जाऊं कि ये तो डकैती क्यों पड़ गई मेरे ऊपर, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया था। तो जब आपके पास कल के दिन कुछ होगा ना, और नहीं भी होगा, तो भी कोई ना कोई बुरी शक्तियां आएंगी आपके सामने, अड़चने आएंगी, खड़ी होंगी। अब आप कहो कि ये जो है भारत के साथ इतने विवाद बने हुए हैं चाइना के, क्यों बने हुए हैं, क्या मतलब है, सब वर्चस्व की लड़ाई है। और वर्चस्व क्यों फौज फिर हम इकट्ठी कर रहे हैं इतनी बड़ी, हमें तो अपनी सेना को कहना चाहिए कि बस अब आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो कर रहे हैं ना, कि कल के दिन जरूरत पड़ेगी तो सेना सरहदों की क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको समझिए। उसी फॉर्मूले के आधार पे वर्ल्ड में जब भी कोई किसी एक पावर दूसरे पावर को चैलेंज देने लग जाएगी, तो उस पावर को दबाने के लिए हर तरीके के साम दाम दंड भेद, इसी को कूटनीति कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध की भाषा में। अब कूटनीति में दो तरीके की कूटनीति मैंने पढ़ाई है, पहली है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, दूसरी है हार्ड डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी से पहले कोशिश होता है कि दोनों देश अपने रिलेशन बनाएं, है ना। सॉफ्ट डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, एक दूसरे के कल्चर से, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से। हार्ड डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, धमक दिखा के, एक दूसरे का जो है अस्त्र शस्त्र जो यूज कर सकते हो, दबाव, किसी भी तरीके का प्रेशर, ये हार्ड डिप्लोमेसी। जैसे पाकिस्तान के साथ हमने शुरुआत में सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज की, बट जब देखा कि पाकिस्तान का रवैया बदल गया, भारत भी हार्ड डिप्लोमेसी में आ चुका है। शिमला समझौते के बाद हमने प्रयास किया, फिर जब कारगिल हुआ, फिर संसद हमला हुआ, और हमें पता चल गया कि अब ये सुधरने वाला नहीं है, 26/11 हुआ। उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया वहां के राष्ट्र, इसके बाद एक बार स्वयं पहुंचे, फिर क्या कर सकते हैं, कितनी बार समझाने के बाद फिर हार्ड डिप्लोमेसी में आना पड़ता है। तो ये डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है। जब शक्ति संतुलन बदलता है, घटता बढ़ता है, कुछ भी है, तो कोई भी अपनी पावर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, कि अभी फिर और समझाऊं मैं, इतने में समझ में आ गया कि वो क्यों लड़ रहा है, क्यों एशिया को वो कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट ही सबसे प्रभावी कॉन्टिनेंट रहे। ठीक है, दूसरा कॉन्टिनेंट कभी भी प्रभावी, कल के दिन अफ्रीका से कोई कंट्री निकल आए, उसे खत्म करने के लिए लग जाएगा। ठीक है ना, चलो, समझ तो तुरंत जाते हो आप लोग, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हो आप कि मैं समझ गया था। ठीक है, अब इस बार भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ आप लोग, कहाँ पे थे हम लोग, कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसके तहत सदस्य देशों के मध्य सैन्य सहायता प्रदान की जाती है, सैन्य सहायता प्रदान की जाती है। एक देश की सेना दूसरे देश में भेजी जाती है, एक देश की सेना दूसरी देश में भेजी जाती है, और उन्हें अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, और उन्हें अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हर एक परिस्थिति से निपटने के सख्त आदेश दिए जाते हैं, हर एक परिस्थिति से निपटने के सख्त आदेश दिए जाते हैं।
अब देखो इसके अलावा उसका ये है कि यूरोप में कभी भी कोई आक्रमण ना हो। यदि यूरोप में आक्रमण हुआ, अब आप सोचिए रसिया डरेगा किसी और देश में आक्रमण करने का, जैसे ब्रिटेन में आक्रमण करने में रूस डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि ब्रिटेन पे आक्रमण का मतलब है पूरा नाटो, अमेरिका भी आ जाएगा। फ्रांस, क्यों फ्रांस अभी खूब कह रहा है कि यूक्रेन को ये करना है, यूक्रेन को मदद देना है। अब आप यहीं से दिमाग में बैठा लीजिए, जर्मनी भी नाटो का सदस्य है, तो अब जितने नाटो देश होंगे सब मदद कर रहे होंगे किसकी, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं वो, रूस से डरे बिना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रूस अकेले में हमें हमला नहीं करेगा, यदि अकेले में करेगा तो भुगतेगा, फिर तो सब आ जाएंगे। तो रूस किसी पे भी हमला नहीं करेगा जो नाटो सदस्य देश है। ठीक है ना? आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट, अगला उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लीजिए, यूरोप पर आक्रमण के समय एक अवरोधक की भूमिका निभाना। यूरोप पर आक्रमण के समय एक अवरोधक की भूमिका निभाना। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज बताइए, ये जब कोई देश अपने आप को सैन्य तौर पे मजबूत बना लेता है या सैन्य सुरक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसका आर्थिक विकास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमिक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सबसे पहली होती है सिक्योरिटी, सुरक्षा की। जब सुरक्षा तंत्र आपका इतना मजबूत हो कि आपको डरने की कोई जरूरत ना हो तो आप आर्थिक तौर पे वे धड़क आगे बढ़ सकते हैं। तो आज यदि यूरोप और विश्व के जितने भी ये अग्रणी देश है, लीडर है पूरा पश्चिमी यूरोप, ये केवल एक ही कारण है इसके पीछे, नाटो, क्योंकि उनको डर नहीं अपनी सुरक्षा का, उनका डर निकल गया। ठीक है, तो ये सैन्य तथा आर्थिक विकास, ये दोनों कार्यक्रमों को साथ में लेकर के यूरोपीय राष्ट्रों को एक सुरक्षा तंत्र प्रदान कर रहा है। इसी सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बनना चाहता था यूक्रेन, तो इसको भी लिख लो। अगला पॉइंट, सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना, सुरक्षा छत्र प्रदान करना। कहां पे है? सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना, सुरक्षा छत्र प्रदान करना। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। अब देखिए, भारत को लेकर के नाटो थोड़ा सा क्या है, बहुत संवेदनशील है। मैं अब आ रहा हूं भारत को लेकर कि नाटो और भारत का क्या जुड़ाव आपस में हो सकता है। यदि आप बताओ कभी भारत को नाटो का सदस्य बनाया जाए तो क्या बन जाना चाहिए भारत को? वर्ष 2019 में अमेरिका के द्वारा भारत को नाटो सहयोगी का दर्जा प्रदान किया गया है। नाटो सहयोगी, नाटो एलाइज का दर्जा दिया गया है। अभी मतलब सदस्य नहीं है हम, और इसके लिए अमेरिकी विधानसभा के द्वारा क्या किया गया, एक अधिनियम भी पारित किया गया है भारत के पक्ष में। तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या फायदा हो सकता है यदि हम नाटो का, वैसे भी सहयोगी का दर्जा अमेरिका ने हमें दिया है, तो हमको क्या फायदा हो सकता है बताइए? कोई ऐसा नहीं होगा कि भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया तो हम सब, कोई फायदा नहीं होगा इससे। पहली बात देखो, भारत कोई भी सैन्य गुट का हिस्सा बनना नहीं चाहता। यदि हमसे हिस्सा बनने की बात करेंगे ना, वैसे भी हम
क्योंकि ये कल के दिन क्या हुआ, अमेरिका किसी और से भिड़ रहा है, हमको भी भिड़ना पड़ रहा है। तो हम एक स्वतंत्र विदेश नीति वाले देश हैं। हम अपने सुरक्षा तंत्र के लिए खुद ही अपने आप को एबल करने की कोशिश करेंगे। हम कोई भी सैन्य गुट का हिस्सेदारी नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, हम नाटो के सहयोगी देश बन रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे? हम चाहते हैं कि हमें भी बहुत सारे जो रक्षा विभाग को लेकर के, हमारा जो रक्षा है, डिफेंस सेक्टर है, उसको मजबूत बनाने के लिए नाटो का सहयोग हमें मिल सके। उसका सदस्य बनना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सदस्य बनने में बेनिफिट उन देशों को है जो देश बस मालदीव जितने हैं, उनको बेनिफिट है। भारत जैसे बड़े देश के लिए नहीं है, क्योंकि भारत के पास खुद अपने आप में इतनी बड़ी रिजर्व फोर्स है हमारे पास। और कल के दिन ये देश आपस में भिड़ जाए, इनके पास जितनी है उतनी भारत के पास है। आप ये समझ लीजिए, जो हमारी फौज है 12 से 13 लाख की हमारे पास फौज है, रिजर्व अलग है। ये तो एक्टिव फौज है, रिजर्व अलग है। फिर बहुत सारी फौज, भारत के पास एक अच्छी खासी फोर्स है। विश्व में थल सेना में हमारे टॉप 3 टॉप 4 कंट्रीज में आते हैं हम। वायुसेना हमारी टॉप 4 कंट्रीज में आती है। तो हम पहली बात किसी गुटबाजी के पक्ष में नहीं है, शुरू से नहीं है। हम आज़ादी के बाद से हमारी विदेश नीति ऐसी रही है। तो हम कोई सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए नाटो से मदद ले सकते हैं, नाटो देशों से मदद ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात को भी मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, लिख लो। वर्ष 2019 में आप हेडिंग डाल लो, पहले लिखो भारत को नाटो सहयोगी सदस्य देश, भारत को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने का प्रस्ताव। अभी भारत बना नहीं है सहयोगी, बट ये प्रपोजल अमेरिका के द्वारा लाया गया है और अमेरिका ने दर्जा दे दिया है, बट अभी ये प्रस्ताव भारत को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने का प्रस्ताव। लिखिए इसमें, लिखिए वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में अमेरिका ने भारत को नाटो सहयोगी, भारत को नाटो सहयोगी का दर्जा प्रदान किया गया है, प्रदान किया है का दर्जा प्रदान किया है। इस हेतु अमेरिकी विधायिका ने अधिनियम भी पारित किया है, अधिनियम भी पारित किया है। भारत के नाटो के सहयोगी देश बनने से, भारत के नाटो के सहयोगी देश बनने से बहुत सारे सैन्य और वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे, बहुत सारे सैन्य और वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे जो गैर सदस्य देशों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जो गैर सदस्य देशों के लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरा पॉइंट, इस दर्जे के बाद भारत के लिए एक साझा लागत के आधार पर, भारत के लिए साझा लागत के आधार पर रक्षा विभाग के साथ सहकारी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, सहकारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।
सहकारी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत को ऋण के रूप में विकास परियोजनाओं के लिए उपकरण, भारत को ऋण के रूप में विकास परियोजनाओं के लिए उपकरण भारत को ऋण के रूप में विकास परियोजनाओं के लिए उपकरण और अनुसंधान सामग्री लेने तथा कुछ रक्षा उपकरणों की खरीद या पट्टे के लिए अमेरिकी वित्त व्यवस्था का उपयोग करने और जल्द से जल्द अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का निर्यात करने का भी रास्ता खुलेगा। मतलब हम अपनी जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। कहाँ पे हैं? अमेरिकी वित्त व्यवस्था का उपयोग करने और जल्द से जल्द अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को निर्यात करने का रास्ता खुलेगा। अगला पॉइंट, यह भारत की व्यवहार कुशल रणनीति का ही नतीजा है कि इस दर्जे से अमेरिकी उच्च सैन्य उपकरणों की खरीद में लाभ की स्थिति में रहेगा। अमेरिकी उच्च सैन्य उपकरणों की खरीद में लाभ की स्थिति में रहेगा। हालांकि इसके साथ ही भारत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अमेरिका पर निर्भर होने की बजाय दुनिया की प्रमुख शक्तियों के बीच अपनी स्वतंत्र भूमिका का निर्वहन करता रहे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दक्षिण एशिया में नाटो का प्रभाव। अभी आप लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान में नाटो ही था, नहीं था। केवल अमेरिकी सेना नहीं थी, नाटो भी वहां पर उपस्थित था। ठीक है,
तो दक्षिण एशिया में नाटो का क्या प्रभाव पड़ा, क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है? पहले बताइए, सकारात्मक समझेंगे कि नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक सबसे पहली बात, दक्षिण एशिया केंद्र बिंदु बनकर के उभर रहा है आतंकवाद का। तो नाटो की यदि उपस्थिति यहां पर रहे तो आतंकवाद हमारे भारत के पक्ष में हो जाएगा। ये यदि नाटो यहीं पर रहे, जैसे कि अफगानिस्तान से नाटो का जाना हमें थोड़ा सा दर्द देके गया, क्यों? तालिबान का उभार हो गया। तो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव क्या है? यदि नाटो का प्रभाव दक्षिण एशिया में रहता है तो आतंकवाद जैसी समस्या को, जैसे अलकायदा के नेटवर्क को इन्होंने कमजोर कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रग्स से संबंधित संगठित अपराध होते हैं नाटो के कारण से कम हुए थे। इसके अलावा नाटो ने तालिबान को भी बहुत कमजोर कर दिया। तो एक सबसे सकारात्मक क्या है ये समझना है हमें। दूसरा, भारत के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? चूंकि चाइना इधर उभर रहा है तो यदि नाटो उपस्थित रहेगा तो थोड़ा सा संतुलित रहेंगी चीजें, है ना। तो ये भी हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा नाटो में एक बात एक की गई है नाटो के गुटों के द्वारा कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करेंगे, हम पूंजीवादी व्यवस्था को संरक्षित करेंगे। तो यदि ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन की बात है तो भारत के लिए यह भी सकारात्मक बात हो जाती है। तो 2-3 पॉइंट है जिसको लेकर के नाटो की बात हम करें। अब देखो, नाटो अभी सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों में नहीं, अब नाटो चूंकि बड़े बड़े लेवल पे काम कर सकता है। जैसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नाटो को लेकर के आइए, विश्व के 30 देश, यदि कहीं पे भी आपदा प्रबंधन डिजास्टर हो जाता है तो सबको आ जाना चाहिए, या एंटी पायरेसी अभियान पे आ जाना चाहिए सबको। एंटी पायरेसी समझते हैं, जो समुद्री डकैती और इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में आ जाओ भाई सब लोग कि इन समस्याओं का समाधान करो। या वर्ल्ड लेवल पे प्रशिक्षण कार्य की बात है तो वहां पर साथ में आ जाना चाहिए, है ना। और दूसरा है जिस तरीके से सदस्यता का विस्तार कर रहा है ना, अपना कि मेंबर बढ़ाता चला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पे इसकी भूमिका में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अभी पहले थोड़ा सा नाटो का सकारात्मक प्रभाव लिखे दक्षिण एशिया में। अब आने वाले समय पे यही काम करना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध का बीज वो बो के ही रखता है। चलिए लिखिए, नहीं नाटो काम करता है, आपदा प्रबंधन इन सब पे काम करता है। लिखिए, दक्षिण एशिया में आतंकवाद पर काफी कड़ा प्रहार, दक्षिण एशिया में आतंकवाद पर काफी कड़ा प्रहार किया गया है। काफी कड़ा प्रहार किया गया है जिसके अंतर्गत अलकायदा तथा तालिबान जैसे आतंकी नेटवर्कों को नाटो की उपस्थिति ने समाप्त कर दिया है या कमजोर कर दिया है। ये लिखिए, अभी अलकायदा का एक वो खत्म हुआ है ना, क्या नाम है उसका? इसका भाई अलकायदा का अल जवाहिरी, हाँ अल जवाहिरी, उसको मारा गया है ना। अलकायदा तथा तालिबान के आतंकी नेटवर्क को कमजोर किया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इस क्षेत्र में हो रहे ड्रग्स एवं संगठित अपराध को, हो रहे ड्रग्स एवं संगठित अपराध को, हो रहे ड्रग्स एवं संगठित अपराध को नाटो की उपस्थिति के कारण कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट, नाटो ग्रुप द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की भी बात कही गई है। जो भारत के लिए एक सकारात्मक
जो भारत द्वारा इसे सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है, जो भारत द्वारा इसे सकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नाटो की वर्तमान परिदृश्य में बदलती भूमिका। नकारात्मक भी लिखना है क्या? नकारात्मक क्या हो सकता है, समझ लो, समझना हो नहीं तो छापना, छाप लेना। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नकारात्मक क्या हो सकता है? नकारात्मक ही नकारात्मक है। पहले तो मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ने लगेगा, नाटो की उपस्थिति होगी तो विभिन्न बहुत सारे देश जो हैं उनमें मनोवैज्ञानिक दबाव होने से राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा हो सकता है, और नहीं भी पैदा होगा तो आरोप नाटो पे ही लगेगा कि इसकी उपस्थिति के कारण हो रहा था। जैसे कि अफगानिस्तान में आप सभी ने देखा, कई बार ऐसा हुआ कि नाटो ने अपने बहुत सारे ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जिनमें से आतंकवादी से ज़्यादा आम जनता निपट गई है। तो इस कारण से, इसके अलावा कई जगहों पे भारत और अमेरिका कई क्षेत्रों में एक भागीदार देश है। तो ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिका विरोधी मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता बन जाती है। अफगानिस्तान में बहुत सारे, जब वहाँ पे चूंकि भारत और अमेरिका कई जगह पे पार्टनरशिप है वर्तमान परिदृश्य में, कई सेक्टर पे हम जुड़े हुए हैं ना साथ में, तो वहाँ पे लग रहा है कि भारत चूंकि अमेरिका का साथ दे रहा है, अमेरिका के साथ जा रहा है, प्रधानमंत्री जी जाके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने सारे इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, आर्थिक पार्टनरशिप चल रहा है, तो अमेरिका का विरोध भारत का विरोध बन जाता है नाटो की उपस्थिति के कारण से। तो ये सब नकारात्मक लिख सकते हो आप, नहीं समझे? यदि यहाँ पे मान लीजिए दक्षिण एशिया में नाटो रहा और वो आके कुछ भी गड़बड़ किया तो दिमाग में अमेरिका जाता है, और अमेरिका और भारत की मित्रता है अभी, तो ऐसे में घुमा फिरा के फिर, है ना, वही है कहानी कि आप चांद को पत्थर मारना चाह रहे थे, चांद को नहीं लगा तो आपने फिर जिसे पाए उसे ही मार दिया आपने। ठीक है, तो वहां तक नहीं तो फिर ये है कि चलो भारत में घुसपैठ करा दो, भारत विरोधी बन जाते हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों, फिर विचारधारात्मक तौर पे उनको फिर भारत विरोध दिखने लग जाता है। और यही चीजें, ये भी एक पक्ष माना जाता है कई बार पे। हाँ, पाकिस्तान से कोई भी रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसके पीछे हम चाइना को जरूर जोड़ देते हैं। हमने चाइना को जोड़ देते हैं, सही बात है कि ये चाइना के कारण कर रहा है, वो एक ये जुड़ाव बन जाता है, मानसिकता बन जाती है। ठीक है चलिए, ये नकारात्मक है, लिख लेना। एक तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन सकता है, आम जनता की भी जो है जान जा सकती है, आम जनता का जीवन भी संकट में पड़ सकता है। हाँ, अमेरिका का हस्तक्षेप एशिया वाले क्षेत्र में बन जाएगा, शस्त्रीकरण बढ़ेगा इस क्षेत्र में, अराजक माहौल रहेगा, ये सब बातें लिख सकते हो। ठीक है, फिर किसी और की सेना की क्या जरूरत है जब भारत यहाँ पे सक्षम देश है दक्षिण एशिया में, तो भारत की उपस्थिति के कारण किसी को डरने की क्या जरूरत है। ठीक है, सब लिख सकते हो। ठीक है, अब कहाँ पे है हम लोग, हेडिंग क्या डलवाई, नाटो क्या बदलाव हो रहा है, मतलब चेंज क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें। अब नाटो केवल और केवल ये इस चीज तक सीमित नहीं है कि जब कभी युद्ध होगा आपस में हम भिड़ जाएंगे तो हम एक साथ हो जाएंगे। अब नाटो अन्य कई सारे सेक्टर्स पे भी काम कर रहा है। पहला है प्रशिक्षण कार्य। यदि किसी देश की सेना को प्रशिक्षित करना है तो यूनाइटेड नेशन प्रस्ताव पारित करके नाटो की सेना को भेज देती कि जाओ प्रशिक्षण दे के आओ। ठीक है, इसको लेकर 2004 में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लिख लो। पहला है प्रशिक्षण कार्य। लिखिएगा, अगस्त 2004 में नाटो प्रशिक्षण मिशन इराक, इस पूरा नाम है मिशन का, नाटो प्रशिक्षण मिशन इराक की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के द्वारा की गई।
सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के द्वारा की गई ताकि इराकी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि इराकी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण दिया जा सके। दूसरा है एंटी पायरेसी अभियान। एंटी पायरेसी अभियान, तो पहला काम है प्रशिक्षण अभियान, है ना, दूसरा है एंटी पायरेसी अभियान। ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था एलाइड प्रोवाइडर। एलाइड प्रोवाइडर में इसके तहत मतलब सोमालिया वाला क्षेत्र जो है, सोमालिया में विश्व खाद्य मिशन चल रहा था, जिसमें वहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, कुपोषित हैं, तो विश्व खाद्य मिशन के द्वारा एलाइड प्रोवाइडर एक अभियान सोमालिया में चलाया जा रहा था। लेकिन उसके जहाज जो पहुंच रहे थे वहाँ पे सहायता के लिए, तो डर किससे था? समुद्री लुटेरों से। तो समुद्री लुटेरों से सुरक्षा के लिए भेजा गया नाटो को। इसके द्वारा चलाया गया ओशियन शील्ड, है ना, ओशियन शील्ड एक अभियान चलाया गया। तो एंटी पायरेसी अभियान में भी नाटो की सेना जो है काम करती है, यदि कोई सी जरूरत पड़ी तो लिख लीजिए, इस बात को भी लिखिए। ऑपरेशन एलाइड प्रोवाइडर, ऑपरेशन एलाइड प्रोवाइडर, समझ पाते हो? सोमालिया ओमालिया कहाँ पे है, सब कहाँ की बातें हो रही हैं? सबको समझ में आता है? ये दिमाग में कुछ बत्ती उत्ती जलती है? कहाँ पे है सोमालिया, कहाँ की बात हो रही है, कहाँ पायरेसी की बात हो रही है? क्यों नहीं जलती बत्ती? जलती है? ठीक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश हैं मुख्य तौर पे। पहला है जिबूती, छोटा सा है, पिंटू साहिब, पूरा चीन खाने वाला है, कुछ दिन बाद उसको चाट मसाला डाल के चट कर जाने वाला है चीन, या चाउमीन बना के खा जाएगा उसकी। है कितना, इतना कर्ज दे रखा है उसे, जितनी जीडीपी है उससे दुगना कर्ज दे रखा है। श्रीलंका की तरह वो हाय तौबा तो नहीं करेंगे, सब बना लिया उसको, पूरा पोर्ट ले लिया उसका, जिबूती का। तो जिबूती है, एक देश है आपका सोमालिया, और एक देश है आपका इरिट्रिया। इथोपिया भी है, इथोपिया भी है, बट 3 ये आपके इरिट्रिया, सोमालिया, सोमालिया के बाद जिबूती और आपका इथोपिया, तीनों मिलके एक सींग की तरह निकले हुए हैं अरब सागर में, 4 हैं यहाँ। तो ये सींग की तरह, इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। कुछ दिन बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आज नहीं, आज से 5000 साल बाद हो सकता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका अलग हो जाए, है ना। वो बीच से पूरा मृत सागर से लेकर के, वो देख रहे हैं ग्रेट, बहुत सारी झीलों वाला एरिया पूरा कटता जा रहा है बीच बीच से वो। तो आने वाले समय पे हो सकता है फॉल्ट वहाँ पे पड़ गया है बहुत बड़ा, ग्रेट अफ्रीकन फॉल्ट बोलते हैं उसको, उसके कारण से वो पृथक भी हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में। और क्या, नया समुद्र बनेगा, बीच में एक नया समुद्र तैरेगा। क्यों? मेडागास्कर को नहीं देखते, अलग हो गया, कोई एक चैनल बन जाएगा बीच में। ऐसे ही तो पूरा धरती तो ऐसे ही चेंज हो रही है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब श्रीलंका तैर रहा है चाह रहा है, वो नीचे है, आराम से शांत है, ठीक है ठीक है, कहाँ पे है? ऑपरेशन एलाइड प्रोवाइडर सोमालिया में विश्व खाद्य मिशन के अंतर्गत सहायता वितरित कर रहा था। विश्व खाद्य मिशन के अंतर्गत सहायता वितरित कर रहा था। इसके जहाज़ों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षा के लिए नाटो के द्वारा नाटो के द्वारा
ओशियन शील्ड चलाया गया। ऑपरेशन ओशियन शील्ड चलाया गया। नेक्स्ट अगला है आपदा प्रबंधन। देखिए, नाटो ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य किया है, जिसमें सिविल इमरजेंसी प्लानिंग का उद्देश्य आपदा के समय सूचना संग्रहित करना, उनका विश्लेषण करना तथा सभी के साथ उन्हें साझा करना। सभी के साथ उन्हें साझा करना। जिससे आपात परिस्थितियों में नागरिक संसाधनों का प्रभावी प्रयोग हो सके। यह सहयोगी देशों एवं भागीदारी देशों को पारस्परिक रूप से आपदा या टकराव की स्थिति में तैयारी के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट अगला है सदस्यता का विस्तार। सबसे ज़्यादा टेंशन इसी से हो रही है। ये वाला जो काम कर रहा है, बस ये छोड़ दे तो बाकी सब अच्छा है। ठीक है, नाटो यहाँ पे बस थोड़ा सा अपना उद्देश्यों से भटक रहा है। और सदस्यता का विस्तार करने का अमेरिका का एक ही उद्देश्य है कि कैसे न कैसे करके सबको आपस में जोड़ लिया जाए और अपने अस्त्र शस्त्रों की दुनिया को जिंदा रखा जाए। वो उस इंडस्ट्री को कभी भी फेल नहीं होने देगा, वेपन इंडस्ट्री जो उसकी है, क्योंकि लड़ाई वो लगाता रहेगा, आपस में जुझुआता ही नहीं रहेगा। जब जरूरत पड़ जाएगी इनकी मदद भी लेगा और अगुआ भी बना रहेगा। अस्त्र शस्त्र खरीदेंगे भी सब अमेरिका से। कल के दिन कोई नाटो के, मान लीजिए नाटो के भी अस्त्र शस्त्र कहाँ से आते होंगे? अमेरिका, दूसरा कोई देगा ही नहीं। तो उसकी बहुत सीधी रणनीति है, वो उसी रणनीति पे काम कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाह,
क्या बात कह डाली आप। तो यूनाइटेड नेशन बन जाए, सभी शामिल हो जाएं तो बस खत्म। वो तो यही चाहता है, फिर तो कोई युद्ध ही नहीं कर सकता ना। कौन शामिल हो? चाइना को शामिल करा के दिखाइए। करेगा भी नहीं अमेरिका, तुम्हें नहीं करेंगे, बाकी सबको करेंगे। हाँ फिर वही तो, गांधी जी का विचार भी नहीं है, फिर तो यूनाइटेड नेशन है ही तो सब शामिल हैं उसमें, फिर इसकी जरूरत ही क्या है। लास्ट पॉइंट, सदस्यता का विस्तार। देखिए नाटो अब अपनी सदस्यता का विस्तार भी कर रहा है। नाटो अब अपनी सदस्यता का विस्तार भी कर रहा है। नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश उत्तरी मैसेडोनिया था, किंतु हाल ही में यूक्रेन के द्वारा नाटो में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा जाहिर की गई है। जाहिर की गई है। रूस यूक्रेन के नाटो गठबंधन में शामिल होने के खिलाफ है। रूस चाहता है कि नाटो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोक दे। नाटो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोक दे, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने करने से इनकार कर दिया। रूस यह भी चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियों को बंद कर दे। अपनी सैन्य गतिविधियों को बंद कर दे। परंतु अमेरिका और नाटो के द्वारा रूस को किसी भी प्रकार का सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन पर हमला कर दिया
जो अभी भी जारी है। जब समाप्त हो जाए तो लिख दीजिएगा कि अब समाप्त हो गया है, ठीक है। बाकी रूस यूक्रेन पे मैंने खूब आप लोगों को बताया है, क्लास में चर्चा की है, आप सब जानते भी, ठीक है। तो ये आपका रशिया, कौन फायदा ही है अभी उन लोगों का, अभी तो फायदा ही है ना। देखो फायदा समझो, फायदा क्या है, जैसे अभी युद्ध हो रहा है, उद्देश्य सिर्फ एक है, रूस को बहुत कमजोर कर देना, दुश्मन को इतना कमजोर कर देना, दुश्मन ही है एक तरीके से अब तो, है ना, रूस, तो इतना कमजोर कर देना कि कल के दिन उठ के भी ना खड़ा हो पाए। समझ रहे हो बात को। प्यादा मिला है जेलेंस्की, यूक्रेन नहीं है प्यादा, क्योंकि यूक्रेन होता तो शायद पहले भी हो जाती बात ऐसी। यूक्रेन तो एक तरीके से तबाह होगा, वो देश तबाह होगा, लेकिन उसमें जो वहाँ का लीडर बैठा है उसको पकड़ा इन्होंने, पकड़ करके उसे ब्रेन वॉश किया, समझाया, सारी चीज़ें की, जबकि ये महामूर्खता भरा काम है नाटो में सम्मिलित होना। कैसे महामूर्खता भरा काम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूक्रेन की बॉर्डर साझा होती है रसिया के साथ, सीधी सी बात है। 1000 कोशिश कर लो रसिया से नहीं बच सकते, क्योंकि बॉर्डर साझा हो रही हैं। जब बॉर्डर साझा होती हैं आपकी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। रसिया जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी मजबूरी है, उसकी जरूरत है। और एक देश जो एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं, उन्हें चाहिए कि आपसी वार्तालाप से ही समस्या का समाधान करें, तनाव से नहीं हो सकता है। यदि यूक्रेन नाटो में कल के दिन सम्मिलित भी हो जाता है, मैं कह रहा हूं, वार्तालाप यदि नहीं करता है तो भी मामले का कोई समाधान तब भी नहीं निकलेगा। समाधान एक ही कारण निकलेगा, एक ही तरीके से निकलेगा, वार्तालाप से, पड़ोस से। जैसे हम ही है, पाकिस्तान से हम 1000 लड़ लें, लेकिन लास्ट में करनी क्या है, वार्तालाप ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं जहां बॉर्डर साझा होती है। समझ लो इस बात को। एक दफे हम अमेरिका से लड़ लें और लड़के कोई बात नहीं, नहीं बात करेगा, कुछ नहीं करेगा, पर जब बॉर्डर साझा होती हैं तो समझिए बहुत गतिविधियां हो सकती हैं किसी भी तरीके से। घुसपैठ आवाज वार्तालाप के हमारी पाकिस्तान से भी बंद है काफी लंबे समय से, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे थोड़ा सा बिगड़ गए, है ना। वहां से जब अभिनंदन वर्धमान का पूरा मैटर हुआ, उसके बाद से हमने अपनी एम्बेसी और अपने सारे डिप्लोमेट, सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हमने पूरा बंद कर रखा है। तो उसका काम क्या है, वो घुसपैठ कराता रहेगा, परेशान करता रहेगा, देश के अंदर कलह करता रहेगा। तो यूक्रेन को इस बात को समझना चाहिए कि यार ये तो मेरा पड़ोस है, यहाँ से तो मेरी बॉर्डर लग रही है, मुझे तो रसिया से बात ही करके ही मैटर को सुलझाना पड़ेगा। बस इतनी छोटी सी बात जिस दिन वो समझ जाएगा, वो युद्ध बंद कर देगा और नाटो से जुड़ने का प्रॉब्लम। वो भाई यदि आपको कोई जरूरत है, आपके कोई मैटर है, आपकी कोई आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति आप रसिया के माध्यम से भी करवा सकते हैं। अब उसका ईगो क्या है, क्रीमिया का, जो क्रीमिया प्रायद्वीप हुआ था पूरा विवाद, रसिया ने उसको हड़प लिया, वहां पे सेना भेजी और उसको लेकर के पूरा प्रायद्वीप जो है रसिया ले लिया। वो ये लग रहा है कि हम नाटो में चले जाएंगे तो कल के दिन फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे क्षेत्रों को रसिया जिस तरीके से एक्वायर कर रहा है, रसिया को भी थोड़ा समझना चाहिए था, ठीक है। लेकिन रसिया के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि मेरे पास खुला समुद्र है नहीं, है भी तो बर्फीला है पूरा का पूरा, तो मुझे चाहिए ब्लैक सी, काला सागर। काला सागर होगा तो भूमध्य सागर होगा, और भूमध्य सागर होगा तो पूरा व्यापार मेरा चलेगा, है ना। तो व्यापार को लेकर सारा खेल फिर अर्थव्यवस्था में आके टिक जाता है। तो अभी जो कह रहे हैं नुकसान, अभी बेनिफिट क्या है इन पश्चिमी देशों का, रूस को समाप्त करना पूरी तरीके से। इसलिए वो मदद भेजते रहेंगे, मदद भेजते रहेंगे, मदद भेजते रहेंगे, ठीक है। कि रूस एक समय आकर के, क्योंकि अफगानिस्तान में रूस जीत नहीं पाया था, ये कब की बात है, 1979, 10 साल तक युद्ध चला था और अमेरिका ने जीतने नहीं दिया रूस को। 10 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है, तालिबान का उदय उसी टाइम पे किया गया। तो आपको क्या लगता है यूक्रेन में जीतने देगा रूस को युद्ध?
तब तो यूएसएसआर हुआ करता था, वो 15 देश एक साथ थे, अब तो अकेला रूस है। ठीक है, ये माना कि टेक्नोलॉजी है, सब चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अमेरिका कम है या यूरोप के देश कम है, उनके पास भी वही तकनीकी है। तो ऐसे में ये युद्ध अभी शांत नहीं होगा। इस युद्ध को एक ही व्यक्ति शांत करा सकता है, वह है जेलेंस्की और उसकी समझ। यदि उन्हें समझ में आ जाए कि नाटो में सम्मिलित होना एक महामूर्खता भरा कदम होगा, मुद्दे को आपस में बैठ के ही सुलझाना होगा, तो रूस से बातचीत करके मैटर को सुलझाया जा सकता है। जो कंपनसेशन है, जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उनको लेकर के अभी ये जानते युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो रहा। इतनी चरणों की वार्तालाप होने के बाद युद्ध समाप्त क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक हट कभी अभी एक सिक्योरिटी नहीं रूस को मिल पा रही है। नहीं तो युद्ध तत्काल प्रभाव से बंद हो जाए कि ये नाटो का सदस्य, ना तो वो देश दे रहे हैं, वो तो देंगे ही नहीं, क्योंकि उनका तो बेनिफिट हो रहा है। उनका बेनिफिट क्या हो रहा है? रूस तबाह हो रहा है। पहले उन्होंने क्या किया? G7 से हटाया, G8 से हटाया, ठीक है। हटाने के बाद अब उस इकोनॉमी को ही पूरा खत्म कर दो, ये किसी काबिल नहीं बचे। तो अर्थव्यवस्था तबाह किया जा रहा है, देश तबाह नहीं किया जा रहा। रूस को कभी तबाह नहीं कर सकते, बहुत बड़ा देश है वो, बहुत बड़ी लैंड है, वर्ल्ड का पूरे विश्व का 1/3 हिस्सा के अकेला रूस ही है, ठीक है। तो उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। वो 1 साल में ध्वस्त होती है, 2 साल में होती है, 5 साल में होती है। यूएसएसआर की इकोनॉमी ध्वस्त हुई थी, यूएसएसआर खत्म हो गया था। तो अब रूस को पूरी तरीके से पंगु करने की तैयारी में। हाँ, समझते हैं आप, समझदार हैं, ठीक है। तो ये आपका नाटो से जुड़ी हुई कुछ बातें थी महत्वपूर्ण। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए ब्रिक्स।